नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। विशाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों का इस शो में बहुत स्वागत है। जी, आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और चीन की, जो दुनिया की दो बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन इस वक्त टैरिफ वॉर की लड़ाई में आमने सामने है। अब खबरें ये आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगे टैरिफ और फेडरल रिजर्व के मुखिया जेरोम पावेल को लेकर अपना रुख नरम किया है। अब रुख को नरम क्यों किया, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे गोल्ड की। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने सोने पर नई और बड़ी भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की है, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंत में बात करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ की। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में अपनी यूनिट का आईपीओ जो लाने वाली थी उसको फिलहाल रोक दिया है। क्यों रोक दिया, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगे टैरिफ और फेडरल रिजर्व के मुखिया जेरोम पावेल को लेकर अपना रुख नरम किया। ट्रंप का कहना है कि चीन पर लगे टैरिफ नीचे आएंगे लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। वहीं उन्होंने पावेल को पद से हटाने के इरादे से भी इनकार किया है। इसके बाद शेयर बाजार में देखिए उछाल देखा जा रहा है, जबकि कमोडिटीज के जो भाव है वो गिरने लगे। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरह भारत और अमेरिका ट्रेड डील के करीब आते हुए दिख रहे हैं, तो क्या चीन और अमेरिका भी जल्द देश और दुनिया को गुड न्यूज़ देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी हाल में जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम उनके साथ डील कर सकते हैं जी, और चीन को कदम बढ़ाने होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसको लेके एक तरह की उम्मीद पैदा होती हुई नजर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे ताज़ा तरीन यू टर्न है। जो हाल तक उनके कदम बहुत सख्त दिखाई दे रहे थे टैरिफ को लेके चीन के खिलाफ खास तौर पर, उस पे उनका रुख एकदम बदला हुआ नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं 145% का जो टैरिफ है वो बहुत हाई है, इतना टैरिफ हम नहीं लेंगे। जी। एक तरफ ट्रंप ने ये बात कही, दूसरी तरफ चीन के जो पलटवार आया है। चीन की तरफ से पलटवार ये आया है कि अमेरिका धमकी देके कोअर्शन के जरिए किसी ट्रेड डील को करने की बारे में सोचे ना। वैसा होना नहीं है। चीन के साथ इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह की जो है गतिविधि वो कारगर साबित नहीं होगी। ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने इस तरह की बात कही है जी। तो अब समझ लीजिए कि एक तरफ ट्रंप जहां हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वहां चीन एक कदम पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी एक गफलत वाली सिचुएशन इस वक्त पैदा होती दिखाई दे रही है। हालांकि उम्मीद अभी भी अब ये की जा रही, चूंकि ट्रंप ने एक पहल की है। उन्होंने कहा है कि वी आर वेरी नाइस टू देम और वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे जब हम नेगोशिएशन की टेबल पर सामने बैठेंगे एक दूसरे के। तो देखना ये होगा असल में कि चीन और अमेरिका के बीच वास्तविकता में बातचीत कब शुरू होती है, कब ट्रेड डील को लेकर पहली दोनों देशों के बीच में बैठक होती है, या दोनों देशों के अधिकारी एक साथ मिलते हैं वर्चुअली या आमने सामने बैठकर एक टेबल पर इसको लेके बातचीत करते हैं। अभी रस्साकसी की सिचुएशन बरकरार है। क्या कल सुबह उठ के ट्रंप कोई और बड़ा ऐलान कर देंगे कि नहीं अब कोई ट्रेड डील नहीं होगी, जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले हुआ था जी। उन्होंने कहा था कि साहब जो है अगर कोई भी ट्रेड डील तब होगी जब चीन अपनी तरफ से कदम बढ़ाएगा। बॉल जो है, गेंद जो है वो चीन के पाले में है, चीन को पहल करनी होगी, हमें डील करने की कोई जरूरत नहीं। प्रवीण सर, जहां तक मुझे याद है, जब से इन्होंने चीन पर 245% का टैरिफ लगाया, उसके बाद उसके पहले हर दिन हम लोग देखते आए कि ये जब टैरिफ बढ़ाते थे चीन पर, तो चीन भी 2-4-5 घंटे के आसपास ये भी अपना एक स्टेटमेंट दे देते थे कि हाँ, हमने भी अमेरिका पर इतना टैरिफ लगा दिया। लेकिन जब से इन्होंने 245% का टैरिफ लगाया, चीन तो उस समय ही, हमने लगा था उस दिन भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था कि लगता है ये थमते हुए नजर आ रहे हैं। उस दिन उन्होंने कोई हाइक नहीं किया, लेकिन उसके बाद अगर आप कह भी रहे हैं कि गेंद आपके पाले में, चीन के पाले में, अमेरिका ने कहा आज अमेरिका ने अच्छी पहल भी की कि चलिए वी आर ऑल्सो गुड, आप भी गुड, तमाम तरह की बातें कही गई। उसके बाद ये बयान देना
कि आप धमकी भरे लहजे में हमसे बात नहीं कर सकते हैं, ये तो चीज़ों को और डिरेल कर रहा है, जबकि इनको चाहिए था, जैसा कि आपसे हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, आप कहते हैं कि चीन में जो समस्याएं हैं, डीग्रोथ की समस्या है, सबसे ज़्यादा अगर वॉर का, टैरिफ वॉर का जो मार जो झेल रहा है वो चीन झेल रहा है, तो ऐसे में चीन का ये कहना रुख समझ में नहीं आ रहा है सर, अटपटा लग रहा है। देखिए, मुझको दो चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। एक, जो रेयर अर्थ मेटल्स पे चीन का फैसला हुआ है वो बेहद सिग्निफिकेंट है। एलन मस्क जो एक रोबोट बना रहे हैं, उसका पूरा प्रोग्राम उनका थमता हुआ नज़र आ रहा है। वजह उसकी ये है कि जो रेयर अर्थ मेटल चीन से चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रही, एक बात। दूसरी बात, और जो दूसरा बड़ा फैसला चीन ने किया वो ये किया कि अमेरिका से बोइंग के जो जहाज खरीदने थे, जो चीन की एयरलाइंस खरीदना चाहती थी, उस पर चीन ने लगा दी रोक कि कोई भी चीन की एयरलाइन अमेरिकी बोइंग नहीं खरीदेगी। 100 विमानों पर 100 जहाज कम से कम बताए जा रहे हैं जो कि बोइंग से चीन को खरीदने थे जी। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सौदा है। सीधे तौर पर बोइंग को अरबों डॉलर का झटका चीन के सौदे को टालने से लगने वाला है। भले इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एयर इंडिया और दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो इसको डील को ग्रैब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन का कारोबार कम होना अमेरिका के लिए भी झटका है। शायद डोनाल्ड ट्रंप को एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात, और जो और बड़ी चीज़ है, वो ये है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा है। ट्रंप चाहते हैं कि जेरोम पॉवेल रेट कट करें, किसी भी कीमत पे वो चाहते हैं कि रेट कट करें। उन्होंने धमकी दी कि हम आपको हटा सकते हैं अगर नहीं किया, लेकिन उस बयान से भी पलट गए सर, कहे कि जेरोम पावेल का बयान आया कि हम तो, और जो हमने भी बात की कि साहब वहाँ पे आपकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए आप वहाँ पे फेड चेयरमैन को हटा सकते हैं। वो उनको हटाना आसान नहीं है, हो सकता है आम लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़े ट्रंप को। तो उस वजह से ट्रंप ने अपने हाथ पीछे किए कि नहीं, हमारा हटाने का कोई इरादा नहीं है, अगले साल के अंत तक जो उनका टर्म है वो उसको पूरा करेंगे। तो समस्या ये है कि अगर रेट कट नहीं होता, अगर महंगाई और बढ़ती है, जैसा कि मान लीजिए अगर महंगाई बढ़ती है तो रेट कट पे जेरोम पॉवेल को अपने कदम रोकने पड़ सकते हैं। अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो शायद अगले कुछ महीनों में रेट कट अमेरिका में एक और दिखाई दे। तो रेट कट नहीं हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन में अगर गई अमेरिका की, कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है वो कम हुई, तो अमेरिका के सामने और ट्रंप के सामने असली मुसीबतें आना शुरू होंगी। इसी वजह से शायद ट्रंप ये चाहते हैं कि चाहे रेयर अर्थ के मेटल्स हों, चाहे बोइंग की सप्लाई हो, या जो दूसरे सामान जो चीन से आते हैं एफएमसीजी या बाकी के, उनके जरिए जो प्राइस कंट्रोल रहता है वो बना रहे, कंज्यूमर स्पेंडिंग बनी रहे, खपत बनी रहे। अल्टीमेटली इकोनॉमी को स्लो डाउन से बचाने की अब एक बड़ी चुनौती शायद ट्रंप को दिखाई दी, इसलिए उन्होंने नरम लहजा अपनाया। दूसरी तरफ चीन को यह समझ में आ गया कि अमेरिका की परेशानी ज्यादा है, सिर्फ 2 फैसलों से अमेरिका मुश्किल में घिरता हुआ नजर आ रहा, इसीलिए उन्होंने अब एक कड़ा, चीन पिछले जब 125% का टैरिफ लगाया उसके बाद से चीन बिल्कुल शांत था जी। कह रहे थे कि जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही आकर खोले। और ट्रंप साहब का देखिए सर, ये जो पेन इन्होंने दुनिया भर के लोगों को देने की कोशिश की, उसी पेन का एहसास लगता है इनको खुद हुआ, तभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, चीन पर 145% का जो टैरिफ लगा दिया वो बहुत ज्यादा है, हम उतना नहीं लेंगे लेकिन जीरो भी नहीं करेंगे। नहीं, इसी चीज को तो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी कहा है कि शायद अमेरिका और चीन के बीच में अब बहुत लंबा टैरिफ वॉर न चले, बहुत जल्दी दोनों देश बैठ के बातचीत करें। तो अमेरिका में जो ट्रेजरी सेक्रेटरी वो यहाँ के वित्त मंत्री के बराबर का होता हुआ जी। तो अमेरिका को अब ये बात समझ में आ रही है कि खतरा उनकी इकोनॉमी के लिए भी बड़ा होने वाला है। हम बार बार इस बात को अपने तमाम जो डिस्कशंस हैं उसमें लेकर आते रहे हैं। चीन तब से शांत बैठा था, अमेरिका ने 145% किया, फिर 245% किया। चीन शांत रहा, केवल 2 उसने फैसले किए, बोइंग का और रेयर अर्थ मेटल्स का, और उसके बाद अमेरिका के लिए मुश्किलें हो गई। अमेरिका ने कहा नहीं साहब, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, या बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कंपोनेंट हो गए,
उन पर हमारा टैरिफ का नया जो रिजीम है वो लागू नहीं होगा। वो पहले जैसे आते थे चीन से वैसे ही आते रहेंगे। पूरे मामले का अगर सार देखें प्रवीण सर, तो लगता है कि अमेरिका ही बैकफुट पर है। सबसे बिल्कुल। पहले ये कहना कि चिप्स वाला, सेमीकंडक्टर वाला, उस पर हम नहीं करेंगे। उसके बाद चीन पर कहना कि हम हाथ मिलाना चाह रहे हैं, ऑल गुड वी गुड तमाम तरह का। लेकिन सर बड़े पिक्चर पर चलते हैं और आपसे चर्चा करना चाहेंगे भारत इस पूरे पिक्चर में कहाँ खड़ा होता हुआ दिख रहा है सर? नहीं, भारत देखिए इस पूरी पिक्चर में लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत बड़े फायदे की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैसे? अगर हम इस मौके को भुना लेते हैं तो भारत चीन का एक तरह से सब्स्टिट्यूट बनके या विकल्प बनके खड़ा हो सकता है अगले कुछ सालों में, अगर इस मौके को सही तरीके से भुना लिया जाता है जी। अगर हम हाईटेक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज क्रिएट कर लेते हैं, अगर हम पूरी दुनिया के लिए जो सामान दुनिया भर को चाहिए अलग अलग सेक्टरों का, चाहे सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, कंपोनेंट हो, सर्किट्स हो, इन सब की अगर हम लाइनें तैयार कर लेते हैं, अगर हम यहाँ प्लांट तैयार कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, तो अगले 3 से 5 साल 6 साल के भीतर भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया के लिए बन सकता है। दुनिया भर में तमाम सामानों की सप्लाई की गुंजाइश है। हम अभी तक उस लेवल पर उस चीज़ को कर नहीं रहे थे, चीन उसको कर रहा था। चीन दुनिया भर में अपना हर तरीके का सामान, चाहे आम खपत का हो या हाईटेक जो है टेक्नोलॉजी की चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें, उन सब की सप्लाई चीन दुनिया भर में कर रहा था। भारत उसका अगर आप समझ लीजिए कि 1/4 हिस्सा भी ग्रैब कर लेता है तो भारतीय इकोनॉमीज के लिए एक बड़ा मौका होगा आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, स्किल डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर नई नौकरियां पैदा करने के लिए। और सरकार इसमें लगी हुई है। सरकार लगातार ये कोशिशें कर रही है कि कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, जहां पर हम दुनिया भर के लिए एक सप्लायर के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। प्रवीण सर, कल ही मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि जितनी भारत के लिए जो अवसर है, आपदा में अवसर वाली जो बात हो रही थी, उसमें कहा गया कि अमेरिका से तो आप डील करिए ही फटाफट, 90 दिनों का जो फास्ट पेस आप जो है वो डील कीजिए। लेकिन उसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी जिसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यूके भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला है, यूरोपियन यूनियन भी एक अच्छा अवसर आपको दे रहा है, वहाँ भी आप सिचुएशंस को ग्रैब कीजिए, क्योंकि वहाँ जो है चीन और यूरोपियन यूनियन और जो यूके वाला जो मामला, वहाँ पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। तो देयर इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। बिल्कुल, न केवल यूरोप में, चाहे यूके हो या यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, आप अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अमेरिका और कनाडा हो गया, आप दुनिया भर में अपना सामान बेच सकते हैं, भेज सकते हैं बड़े पैमाने पर। जैसे आप समझिए वियतनाम एक छोटा देश है, ताइवान एक छोटा देश है, लेकिन उनकी आप कैपेसिटीज को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या जो सेमीकंडक्टर हो गए, सर्किट्स हो गए, या बाकी स्मार्टफोन हो गए, अपैरल हो गए, इसमें पूरी दुनिया में सामान बेचने में ताइवान, वियतनाम ऐसे छोटे देश बड़ी पिक्चर में हैं। फिर आप चले जाइए ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में आपका साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, दोनों की जो मैसिव कैपेसिटीज हैं, टोयोटा हो गई, मारुति हो गई, सुजुकी हो गई, ईसुजू हो गई, दुनिया की कंपनियां हैं, निसान हो गई आपकी वहाँ पे। तो उन कंपनियों ने, टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है, तो उनकी, या सैमसंग हो गई आपकी साउथ कोरिया की, तो इन कंपनियों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ले लीजिए, एलजी हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं। चीनी कंपनियां अब उस लेवल पर पहुंच रही हैं, जापानी या साउथ कोरिया। तो मौका बहुत बड़ा है भारत के पास, जिस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, जिस लेवल का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस लेवल का लैंड मास है, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा क्षेत्रफल, आपको गर्म इलाके भी हैं, आपके पास कोस्टल एरियाज भी हैं, आप कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के साथ सी के जरिए। यू आर नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, नॉट एट ऑल, है ना। तो आपके पास अवसर बहुत बड़े हैं। एग्जैक्टली। डिपेंड इस बात पर करता है कि क्या आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, क्या आपके जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उस दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं, क्या हाईटेक इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए तैयार है हमारे एंटरप्रेन्योर हो गए या बिजनेसमैन हो गए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जहां सरकार को पुश करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, तैयार करना होगा, और लंबे वक्त का ये गेम है। अगर आपको चीन को रिप्लेस करना है दुनिया के सप्लाई लाइन या मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, तो आपको एक लंबे गेम के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये जो आपका मोबाइल कंपोनेंट हो, तमाम सेक्टरों के लिए जो PLI
लेकर आई है सरकार, जी। वो भी बड़े पैमाने पर कारगर साबित हुई है। और आप देखिए कि मोबाइल फोन को लेके जो आ रहा है कि हर 4 में से एक आईफोन भारत का बना हुआ होगा जो दुनिया के मार्केट्स में आपको मिलेगा। जी। तो वहां एक बड़े चौंकाने वाले अच्छे सफलता वाले नतीजे हमको दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्ड की। आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,700 रुपये कम होकर 95,784 रुपये पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 98,484 थी। गिरावट की बात करें तो यह सोने में बीते एक साल की दूसरी बड़ी गिरावट है। इससे पहले 23 जुलाई 2024 को बजट में सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स घटाने के बाद सोने के दाम एक ही दिन में 3600 रुपये कम हुए थे। लेकिन इन सब के बीच गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने सोने पर नई और बड़ी भविष्यवाणी की। क्या कहना है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस का, जानेंगे प्रवीण सर से। बिल्कुल, देखिए गोल्ड को लेके ऐसी भविष्यवाणी आ रही है जेपी मॉर्गन की, उस हिसाब से ये लग रहा है कि सोना शायद अगले कुछ वक्त में 1,20,000 के लेवल पर जा सकता है। जिस तरह के दुनिया में टैरिफ को लेके हालात हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, उससे गोल्ड को और एक तरह से और बढ़ावा मिलेगा सोने के दाम को, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। जो दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंकों की खरीदारी है वो भी गोल्ड की कीमतों को बढ़ाने में एक बड़ा जरिया साबित हो रही है। तो आने वाले टाइम को लेके गोल्ड को लेके जो जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी है वो वाकई बेहद, मतलब आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए और जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं दोनों के लिए एक तरह से एक बड़ा इंडिकेशन है कि $4,000 के आसपास का भाव रहने की जेपी मॉर्गन 2026 के मध्य 2026 के मध्य तक, यानी मोटा मोटी एक साल के बाद, एक साल 2 महीने के बाद अगर कह रहे हैं तो $4,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। सर अब क्यों बढ़ेगी कीमतें, इस पर अगर चर्चा करना चाहें सर प्रवीण सर आप। बिल्कुल, देखिए ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको सबसे बड़ा उसको सबसे बड़ा फैक्टर बताया है जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कि जिस तरह के टैरिफ को लेके हालात हैं, इकोनॉमीज में स्लो डाउन अगर अमेरिका की में आता है एक वो बड़ा फैक्टर है। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं इस वक्त जो दुनिया भर में चल रही हैं जिनकी वजह से गोल्ड अभी भी दौड़ रहा है। और अब तो ये हालात है कि बाजार और सोना दोनों एक साथ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गोल्ड को लेके एक तरह की उम्मीद इस तरह की बनी हुई है कि कीमतें इसकी लगातार ऊपर ही जाएंगी। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर विशाल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स का एक वैल्यू एडिशन भी आपको दे दूं कि अगर इस साल के अंतिम तक यानी 25 के अंतिम तक इनका टारगेट है $3,700 प्रति औंस, और वो मतलब एक्सट्रीम सिनेरियो की बात करें तो वो कहते हुए दिख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप $4,500 प्रति औंस तक भी जाते हुए आप दिख सकते हैं। लेकिन सर ऐसे में आम आदमी का सवाल है प्रवीण सर कि वो मान लीजिए 1,20,000 रुपये तक प्रति 10 ग्राम हो जाए, अक्षय तृतीया भी 30 तारीख को है सर, ऐसे में किसी को निवेश करना है, या मान लीजिए जिसकी बिटिया है उसको शादी के लिए अपने जेवर जेवरात जो है उसको जमा करना है, और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो लोग अब क्या करें सर जिसकी कमाई इतनी नहीं है, अब वो कैसे मतलब रेट को बीट करें। उसमें तो गोल्ड में सबसे अच्छा तरीका फिर यही था कि आप SIP के जरिए गोल्ड ETF में पैसा लगाएं। वो जो ज़्यादातर जानकार बताते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, जहाँ पे कि आप प्राइस में वॉलेटिलिटी को, अगर प्राइस ऊपर जाती है तब या प्राइस नीचे आती है, जिस तरह से हम स्टॉक्स में करते हैं कि कीमतों की एवरेजिंग होती जाती है आपकी हर बार, उस तरह से आप धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म में एक गोल्ड ETF के जरिए आप एक पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं, पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो वो एक बेहतर तरीका है। आपको गोल्ड को रखने का झंझट नहीं है, आपको गोल्ड को स्टोर नहीं करना, आप एक बार में बहुत छोटी यूनिट के जरिए गोल्ड ले सकते हैं। यहाँ आपको अगर गोल्ड खरीदना पड़ता है फिजिकल तो आपको एक सर्टेन अमाउंट उसमें देना पड़ेगा जी। तो प्लस उसके साथ प्योरिटी के साथ को लेके दूसरी तमाम चीज़ों, मेकिंग चार्जेस हो गए आपके, या तो फिर आप कॉइन लीजिए या गोल्ड बार खरीदिए, तो वो हर आम आदमी के बस की बात नहीं होती कि वो कॉइन खरीद पाए या गोल्ड बार या गोल्ड बिस्किट को खरीद पाए। तो मोटे तौर पर जो समझ में आता है वो यही चीज़ समझ में आती है कि गोल्ड की कीमतें अगर ऊपर जाएंगी अगले 5-10 साल में, किस लेवल पे दाम पहुंचेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों की जिस तरह से परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, सेंट्रल बैंकों की डिमांड है,
उससे गोल्ड के दाम ऊपर ही जाते हुए अब तक तो, क्योंकि 2006 में देखिए 5 मई 2006 को गोल्ड 10,000 रुपये पे था भारत में जी जी और अब उसने 22 अप्रैल को 1 लाख का लेवल पार कर लिया। जी जी। तो आप समझिए कि 19 सालों में गोल्ड 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है। आप समझिए 10 टाइम्स गोल्ड का दाम बढ़ा है। तो ये एक बड़ा, जिन लोगों ने तब खरीदा होगा 2006 के आसपास 100 ग्राम सोना भी किसी ने अगर खरीदा होगा तो उनके पास आज अच्छा खासा प्रॉफिट, बाजार या उनके सबके मुकाबले कहीं अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। और अभी एक और स्टडी कल देख रहे थे हम लोग, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक और स्टडी अभी आई थी जिसमें कहा गया था कि एसबीआई का जिसने गोल्ड ईटीएफ खरीदा हो या निफ्टी ईटीएफ में पैसे लगाए हो एसआईपी के जरिए, तो 1 साल में पिछले में गोल्ड के एसआईपी ने आपको रिटर्न दिया 54%, जबकि जो निफ्टी की ईटीएफ या एसआईपी है उसमें आपको केवल 3% का रिटर्न मिला। तो पिछले 1 साल में अगर आप रिटर्न के मोर्चे पर देख लेंगे तो गोल्ड ने इसी साल अब तक आप समझिए कि 24% का रिटर्न स्पॉट गोल्ड ने दिया है स्पॉट प्राइसेस में। जी। तो मार्केट उसके सामने कहीं ठहरते हुए दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल। और जिस तरह की अनसर्टेनिटीज हैं उसमें तो आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बाजारों को छोड़ रहे हैं और अब गोल्ड में धीरे धीरे किसी भी तरह से पैसा लगाने की सोच रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज, आपने भी कई बार जिक्र किया है, नरेन हो, शंकर शर्मा हो या कई बड़े दिग्गज, रॉबर्ट कियोसाकी हो, बिल्कुल। चलिए सर, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है गोल्ड के नीचे जाने का। जेपी मॉर्गन ने रिस्क भी इसके साथ जो गोल्ड प्राइसेस के साथ एसोसिएटेड है वो भी बताए। उन्होंने कहा अगर यूएस की इकोनॉमी जो टैरिफ को लेके जो पूरा बवाल मचा हुआ इस झटके को झेल जाती है, ऊंचे टैरिफ के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी अगर सरवाइव कर जाती है, अगर अच्छा ग्रो करती है, ठीक है सर, तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। उन्होंने ये एक बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर जो आपका जो फेडरल रिजर्व है अगर वो एग्रेसिव रुख अख्तियार करता है, महंगाई रेट कट नहीं करता, अगर महंगाई को कंट्रोल करने पे ज्यादा फोकस करता है तो भी गोल्ड नीचे आ सकता है। तो 2 सिनेरियो ऐसे जेपी मॉर्गन ने बताए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि गोल्ड के प्राइसेस के डाउनसाइड रिस्क इसमें उन्होंने एसोसिएटेड बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की। देखिए, दक्षिण कोरियाई दिग्गज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में अपनी यूनिट का आईपीओ टाल दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने एडवाइजर्स को मौजूदा बाजार की अस्थिरता के कारण आईपीओ की योजना स्थगित करने को कहा। सर, कंपनी ने ऐसा क्यों किया? और एलजी तो इज अ बड़ी ब्रांड है, लाइफ्स गुड ये कहते थे। बिल्कुल, इस साल के शुरुआत से क्या बल्कि पिछले साल से ही हम इस बात को लगातार सुनते आ रहे थे कि एलजी अपना भारत की जो यूनिट है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडियन इकाई जो है उसका आईपीओ आने वाला है। बड़ा आईपीओ होने की उम्मीद जताई जा रही थी इसकी, और पूरा मार्केट, पूरा इन्वेस्टर्स इसका इंतजार कर रहे थे कि कब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आएगा। ठीक, लेकिन अब ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है उसमें ये कहा गया है कि शायद एलजी अपनी भारतीय यूनिट को लिस्ट कराने के प्लान को टालना चाहती है। वजह इसकी बड़ी ये है कि मार्केट में जिस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिस तरह के वैल्यूएशन को लेके चीज़ें चल रही, कंसर्न चल रही, मार्केट लगातार ऊपर नीचे जा रहा है, उसको लेके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने को थोड़ा डर है, थोड़ी आशंकाएं हैं और उस वजह से उसने अपने हाथ पीछे खींचने का फैसला किया है फिलहाल कुछ वक्त के लिए। जी सर, क्या मैं इस कहानी में एथर एनर्जी का जो आईपीओ है उसको भी जोड़ सकता हूं? क्योंकि उन्होंने भी अपने आईपीओ का जो साइज है उसमें कटौती की है। पहले कहा जा रहा था कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ का साइज होगा, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 2626 करोड़ की आसपास का उनका साइज है। हालांकि 308 रुपए के आसपास का उसका प्राइस बैंड है। लेकिन क्या इन दोनों खबरों को जोड़कर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल। एथर ने भी अपना जो फ्रेश शेयर इश्यू था उसको 15% कम किया है। प्लस उन्होंने जो टारगेट जो वैल्यूएशन का है उसको 44% डाउन किया, और वजह उसकी केवल और केवल मार्केट की वॉलेटिलिटी है जिसकी वजह से वैल्यूएशन डाउन हो रही है। यही बात एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडियन यूनिट है उसके साथ भी है। पहले इसका अंदाजा था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को कि उनकी वैल्यूएशन तकरीबन $15 बिलियन के आसपास बैठेगी जी, लेकिन अब जो मार्केट में गिरावट आई है तो वो 11.5 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी वैल्यूएशन होने की बात कही जा रही है। और एलजी इसी वजह से अपने हाथ पीछे खींच रही है इस आईपीओ से। इंतजार माना ये जा रहा है खबर के मुताबिक कि इंतजार अब ये होगा कि कब बाजार सुधरे, कब बाजार में स्थितियां अनुकूल हों और तब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स
बाजार में अपना आईपीओ लेकर आए। जी। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कई आईपीओ जो है वो आने से रुके हैं। आईपीओ की पाइपलाइन चाहे आप अप्रैल देख लीजिए, चाहे आप मार्च देख लीजिए, उसमें एकदम से सूखती हुई नजर आई है। और वजह उसकी पूरी तरह यही है कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से बाजारों से भगदड़ का माहौल बना है, सितंबर के पीक से जो हम लोगों ने गिरावट देखी है सर, बिल्कुल, नहीं तो प्रतिदिन हम लोग 1-2 स्टोरी तो जरूर ही कर देते थे आईपीओ से रिलेटेड, लेकिन अब एसएमई आईपीओ की भी हम लोग कवर कर देते थे। उसमें दिसंबर जनवरी तक असल में आईपीओ ने मार्केट को खींचने की कोशिश की जी। मार्केट्स गिर रहे थे लेकिन आईपीओ में रफ्तार बनी हुई थी। कई आईपीओ आए, एक के बाद एक आईपीओ आए, सबकी वैल्यूएशन, सबकी लिस्टिंग जो है वो अच्छी हुई। तो एक वक्त लोगों को लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे खासे मिल रहे थे, लिस्टिंग गेन हुए अच्छे खासे, और लोगों ने बाजार छोड़कर आईपीओ में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो आईपीओ पर मार, जब बाजार की गहराई मुसीबत, तो वो आईपीओ पर भी गिरती हुई नजर आई। और उसके बाद हमने देखा कि आईपीओ पाइपलाइन एक तरह से पूरी तरह से ड्राई हो गई। जी। और अब उसी कड़ी में ये है, एथर का आईपीओ भले आ रहा है इसी महीने के आखिर में, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बड़ा आईपीओ जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे, उसने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। इस तरह की खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जाते जाते एलजी की कुछ खास बातें हैं वो भी जान लीजिए। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1958 में दक्षिण कोरिया में हुई थी, और भारत में इसकी जो उपस्थिति यानी जो प्रेजेंस की बात की जाए तो 1997 से है सर। हेडक्वार्टर सियोल में है, साउथ कोरिया में पड़ता है, और टैगलाइन इसका है एलजी का मतलब लाइफ्स गुड। और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पर है सर, तो नोएडा, पुणे और रंजन गांव और इत्यादि और जगहों पर इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। और तमाम प्रोडक्ट्स देखिए सर, भारी भरकम प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और उसका अच्छा रीच है। लोगों के पास एलजी का हर एक सामान है, कुछ ना कुछ सामान तो जरूर ही है। फ्रिज, टीवी हो, एसी हो, हर तरह का होम अप्लायंस और कंज्यूमर। लेकिन जब भी आएगा सर तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। किसी आईपीओ में पैसा लगाने के लिए निवेशक अगर बहुत आतुर दिखते हैं तो ये तो डिपेंड करेगा कि वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का बिजनेस किस तरीके से है। जब तक डेटा नहीं आते इस तरह के कि किस तरह का आपका अर्निंग्स हैं, किस तरह की अर्निंग्स है, क्वार्टरली किस तरह के प्रॉफिट हैं कंपनी की कॉस्टिंग क्या है, तो फंडामेंटल बहुत सारे कंपनी के देखने होंगे। इंडियन सब्सिडरी है वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके फंडामेंटल्स पे जरूर नज़र डालनी होगी, तभी ये माना जा पाएगा कि क्या वाकई कंपनी की वैल्यूएशन, उसके जो आईपीओ प्राइस है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।